गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के बारे में। तो आपने अपनी मैथ्स की क्लासेस में कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन या इस तरह की एक्सप्रेशन जरूर पढ़ी होंगी और ये भी पढ़ा होगा कि इन एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्यूट करते हैं। मतलब अगर मैं दो नंबर का एडिशन कहूँ और कहूँ c इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है तो आप a प्लस बी को कैसे ऐड करते हैं ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह की सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि नॉर्मल मैथ्स में आपके पास नहीं होते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे इवेल्यूट करेंगे सी में। तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और एक्सप्रेशंस को हम कैसे इवेल्यूट करते हैं सी लैंग्वेज के रूल्स फॉलो करके। हम ये भी पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में ऐसे वो कौन से दो रूल हैं जो कि हम फॉलो करते हैं किसी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सिंपल एक्सप्रेशन हो या एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो उनको कैसे इवेल्यूट करते हैं वो आप डीपली समझ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एक्सप्रेशंस होती हैं हमारी कोई भी कॉम्बिनेशन किसका, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या ऑपरेटर्स का। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं a प्लस बी यानी दो नंबर को ऐड करो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a और b ये आपके वेरिएबल्स हैं और प्लस आपका ऑपरेटर है, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आपने लिखा c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पर c a b ये सब आपके वेरिएबल हैं, इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई ये आपके ऑपरेटर हैं। उसी तरह से जब अगर आप लिखते हैं c इक्वल टू 6 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो लेफ्ट शिफ्ट तो आपका ऑपरेटर हो गया, 6 एंड 4 ये क्या है आपके कोई कांस्टेंट नंबर्स और आप कह सकते हैं ये लिटरल्स हैं। ऐसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास प्लस प्लस ये आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एंड ये आपका ऑपरेटर है, ऐसे ही प्लस ऑपरेटर है और आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी सभी स्टेटमेंट जिनके अंदर आपके वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर आपके इन्वॉल्व हैं उन स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपने अगर सिंपल ए बी लिखा है तो वो भी आप कह सकते हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप c इक्वल टू ए लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि a की वैल्यू को आप c के अंदर असाइन कर दो, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये सभी जो एक्सप्रेशंस हैं ये वैलिड हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई नंबर्स भी हों, वेरिएबल भी हों, ऑपरेटर भी हों, लेकिन वो एक्सप्रेशन वैलिड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ एक्सप्रेशन दिख रही है a माइनस स्लैश 8। अब ये एक्सप्रेशन क्या वैलिड है? सी में ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये माइनस आपका एक ऑपरेटर है और ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसको दो ऑपरेंड चाहिए, तो यानी कि माइनस के बाद इसे कोई ऑपरेंड चाहिए। अब ऑपरेंड की जगह तो यहाँ क्या लिखा है, स्लैश लिखा है, स्लैश खुद भी एक ऑपरेटर है, तो ये तो चीज गलत हो गई, तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में इनवैलिड है। सी का कंपाइलर इसको एरर मानेगा। उसी तरह से आपने ये एक्सप्रेशन लिखी, इस एक्सप्रेशन में आपने लेस देन और ग्रेटर देन दो ऑपरेटर यूज किए और प्लस यूज किया। अब लेस देन ऑपरेटर कहता है कि मुझे इधर की तरफ क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए या कोई भी नंबर चाहिए जिस पे मैं ऑपरेट कर सकूं, लेकिन यहाँ तो उसको अगेन से क्या मिल रहा है, उसको ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है सी में, कंपाइलर इसमें भी एरर देगा। उसी तरह से आपने लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी, ये एक्सप्रेशन क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि सी का कंपाइलर कहता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एक सिंपल वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर में राइट हैंड साइड की जो भी एक्सप्रेशन इवेल्यूट हुई है उसका फाइनल आंसर में लेफ्ट हैंड साइड पे डाल सकूं। तो अगर आप लिखते फॉर एग्जांपल a इक्वल टू सी, तब तो ठीक है कि c का जो भी आंसर है वो a में डाल दो, या आप लिखते b इक्वल टू सी तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है। लेकिन a प्लस बी तो गलत है, a प्लस बी मतलब कुछ कैलकुलेशन करो, लेफ्ट हैंड साइड पर आप ऐसे कैलकुलेशन वाली लाइन नहीं लिख सकते हैं, आपको सिंपल कोई वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये भी एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा कि हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं वो सिंपल कॉम्बिनेशन होती हैं आपके वेरिएबल, कांस्टेंट या ऑपरेटर्स का, लेकिन उनमें से हमें चेक करना है कि हमारी जो एक्सप्रेशन है क्या वो वैलिड है या नहीं। और जो भी एक्सप्रेशंस इनवैलिड होंगी कंपाइलर उनको एरर मान करके कंपाइल टाइम पर आपको बता देगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं और वो वैलिड एक्सप्रेशन है, हम उनको एवेल्यूट कैसे करें। मतलब अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल c इक्वल टू a प्लस बी, इस एक्सप्रेशन में प्लस कह रहा है कि दो नंबर को ऐड करो और सी में आंसर डाल दो, तो हाँ यानी हमने इस एक्सप्रेशन का इवेल्यूट करके आंसर बता दिया। लेकिन अगर मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो अब इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन है या कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उसमें मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने पहले प्लस करना है, डिवाइड करना है, या पहले ये वाला प्लस करना है।
तो हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, किसी एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करें जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, और हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। नाउ सपोज आपको ये एक्सप्रेशन दी गई 3 + 5 × 7, और आपको बोला गया कि इस एक्सप्रेशन का आंसर बताइए कि इवैल्यूएट करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा। तो आपने यहाँ देखा कि आपके दो ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप पहले 3 + 5 करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले आप मल्टीप्लाई करें देन उसके बाद दो नंबर को ऐड करेंगे। अगर आप बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलें तो इस बॉडमास में m कहता है मल्टीप्लिकेशन और a जैसा आपको पता है एडिशन। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पहले होगा एंड देन एडिशन होगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले 5 × 7 करना पड़ेगा, दैट इज 35, एंड देन 35 को आपको 3 में ऐड करेंगे तो आपको 38 मिलेगा। तो मान लेते हैं आपने तो ऐसा कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन आपका एक फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं पहले 3 + 5 करूंगा, दैट मीन्स पहले मैं प्लस को ऑपरेट करूंगा 3 + 5 पर, तो मेरा आंसर आ गया 8। देन उसके बाद मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स 8 × 7 = 56। अब क्वेश्चन है कि आंसर 38 आएगा या आंसर 56 आएगा, दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है। और उससे भी जरूरी चीज है कि सी लैंग्वेज में कौन सा आंसर ठीक है, 38 या 56। तो चलिए एक बार हम इसको प्रोग्राम में अपने देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारा सी लैंग्वेज में कितना आता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है printf के अंदर, printf %d एंड 3 + 5 × 7। अब जो भी आंसर इस एक्सप्रेशन का होगा वो आपका %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मुझे आंसर आ रहा है 38। इसका मतलब है आपका जो पहला तरीका था 38, ये आंसर ठीक है, और आपके दोस्त का आंसर गलत है। सी लैंग्वेज में 56 एक्सेप्ट नहीं होगा इस एक्सप्रेशन का आंसर। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला क्या बॉडमास के जो रूल हैं वो सी लैंग्वेज में एप्लीकेबल हैं, और दूसरा क्या बॉडमास के रूल से ही सारी की सारी एक्सप्रेशंस, कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो, वो इवैल्यूएट हो सकती है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दी जाए जिसमें आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड तो है ही, लेकिन उसके अलावा बिटवाइज जोर और आपके पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी है। अब ये दोनों ऑपरेटर तो मैथ्स में होते नहीं है, यानी कि बॉडमास रूल यहाँ तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो हमारे डिस्कशन से हमें ये पता लगा कि जैसे मैथ्स में हमारे पास बहुत कम ऑपरेटर होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑपरेटर हैं। तो बॉडमास का रूल सी लैंग्वेज में हर एक ऑपरेटर पर या हर एक एक्सप्रेशन पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरा, सी लैंग्वेज के कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि पहले मैं प्लस इवैल्यूएट करूं या मल्टीप्लाई। तो इसके लिए सी लैंग्वेज कहता है कि मुझे प्रायोरिटी पता होनी चाहिए ऑपरेटर्स की। दैट मीन्स जब मल्टीपल ऑपरेटर हों तो किस ऑर्डर में या किस ऑपरेटर को मैं पहले इवैल्यूएट करूं, फिर सेकंड नंबर पे किस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूं, वो मुझे प्रायोरिटी ऑपरेटर्स की पता होनी चाहिए। और इसके लिए सी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट है, एक रूल है, प्रीसीडेंस। तो हमें ऑपरेटर की प्रीसीडेंस का दूसरा नाम भी होता है प्रायोरिटी। तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी हमें पता होनी चाहिए सी लैंग्वेज में, अगर हम किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। अभी सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। तो प्रेसिडेंस, ये हमारा कंसेप्ट ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंस रूल हमें ये बताता है कि अगर आपका किसी एक्सप्रेशन में कई तरह के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो उस एक्सप्रेशन में हम पहले किस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करें, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एक्सप्रेशन में आपके पास दो ऑपरेटर हैं, प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो सी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि पहले मैं किस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूंगा। अब ये मुझे कहां से पता चलेगा कि मैं किस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूं, किसको बाद में करूं। तो इसके लिए सी लैंग्वेज में एक टेबल है जिसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंस टेबल। तो ये जो आपको टेबल दिख रही है, इस टेबल में आपको एक कॉलम दिख रहा है प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस बताता है आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के बारे में या इंपॉर्टेंस के बारे में, कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा बाद में होगा और कौन सा फिर उसके बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस ऑपरेटर वाले कॉलम में जो ऑपरेटर सी में होते हैं वो सभी आपको दिख रहे हैं। जैसे आपको प्लस प्लस माइनस माइनस दिख रहा है, ये आपकी यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड दिख रहा है, प्लस माइनस, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये आपके शिफ्ट ऑपरेटर हैं, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर हैं। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर है, देन उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट, लास्ट में कॉमा ऑपरेटर। अभी प्रेसिडेंस वाले कॉलम में आपको जो नंबर दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड, इसके आगे आपको दिख रहा है 3 एंड प्लस माइनस के आगे दिख रहा है 4। इसका मतलब है जो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, प्लस माइनस से, क्योंकि इस टेबल में आपकी प्रायोरिटी ऊपर सबसे ज्यादा होती है, और फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं यानी नंबर बढ़ते जाते हैं, आपकी प्रायोरिटी कम होती जाती है। उसी तरह से मैं देखूं कि जहां पर मुझे लिखा है बिटवाइज एंड, इसकी प्रायोरिटी है 8, एंड बिटवाइज और की
प्रायोरिटी है 9। तो आपका जो बिटवाइज एंड है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, बिटवाइज एक्सॉर के कंपैरिजन में। दैट मीन्स अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें कि बिटवाइज और भी है और बिटवाइज एंड भी है, तो आपकी बिटवाइज एंड की तो ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसका मतलब पहले आपका ए एंड बी ये इवैल्यूएट होगा और जो भी इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स आया, फिर उस एक्स को सी के साथ इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। मतलब एक्सॉर ऑपरेटर बाद में इवैल्यूएट होगा, किसके बाद, एंड के बाद। उसी तरह से मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी जैसे हमने कहा ज्यादा है प्लस के कंपैरिजन में, यानी कि मल्टीप्लाई पहले इवैल्यूएट होगा और प्लस बाद में होगा। तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 3 + 4 × 7, तो आप पहले मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करेंगे। दैट मीन्स 3 को आप ऐसे रहने देंगे, प्लस को भी ऐसे रहने देंगे और इस एक्सप्रेशन के इतने पार्ट को पहले चेक करेंगे। 4 × 7 28 एंड अब आपका प्लस 3 और 28 पे काम करेगा। तो 3 + 28 आपका होता है 31, तो आपका आंसर फाइनल आएगा 31। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ताकि आप किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकें। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। मतलब कंपैरिजन पता होना चाहिए, रिलेटिव कंपैरिजन। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा देखें तो हमने देखा था कि प्लस और मल्टीप्लाई के लिए दो तरीके आ रहे थे, या तो प्लस को पहले इवैल्यूएट कर लो या मल्टीप्लाई को। तो हमने देखा था कि हमारा जो 38 आंसर है वह ठीक आ रहा था। ये आंसर क्यों आ रहा था 38? क्योंकि अभी हमने देखा कि अपने टेबल में प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सी के कंपाइलर ने 5 × 7 कर दिया, 35 आ गया। उसके बाद सेकंड टाइम प्लस को ऑपरेट किया और 35 + 8 हमको 38 आंसर दे दिया। तो इस प्रेसिडेंस रूल को समझने के लिए हम और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन दिया गया है x = a > b + 8 = c और हमें a b c x की इनिशियल वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा गया है इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी x का क्या आंसर आएगा और a b c इनमें क्या वैल्यूज आ जाएंगी जब हम इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर लेंगे। तो यहाँ हमको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए इन सभी ऑपरेटर्स का क्या पता होना चाहिए, प्रेसिडेंस लेवल। तो अगर आप इस टेबल में देखें, आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर दिख रहा है, आपको इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा आपको ग्रेटर देन यानी रिलेशनल ऑपरेटर, तो आप रिलेशनल देखें, इसमें ग्रेटर देन आपको यहाँ दिख रहा है। उसी तरह से प्लस आपको ये दिख रहा है लेवल नंबर 4 पर। एंड नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑपरेटर। तो ये इक्वलिटी ऑपरेटर अगर आप देखें, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर और ये लेवल नंबर 7 पर आपको दिख रहा है। तो अगर आप इन चारों टिक्स को देखें तो आपको दिखेगा कि एक है आपका लेवल नंबर 4, एक है लेवल 6, एक है लेवल आपका 7 एंड नेक्स्ट लेवल है आपका 14। तो इन सभी में देखें सबसे ऊपर यानी कि पहले रिलेटिवली कौन आ रहा है, तो आपको देखें कि प्लस पहले आ रहा है, देन दूसरे नंबर पे लेस देन थर्ड नंबर पे आपको इक्वल एंड फोर्थ नंबर पे आपको सिंगल इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑर्डर में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि प्लस पहले इवैल्यूएट होगा, सेकंड नंबर पे आपका ये ग्रेटर देन, थर्ड नंबर पे आपका ये इक्वलिटी ऑपरेटर एंड फोर्थ नंबर पे असाइनमेंट। तो हम अगर इसको इवैल्यूएट करें तो हमको लिखना पड़ेगा x = a ग्रेटर देन। अब ये प्लस ऑपरेटर के लिए हमको b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू है 5। फिर हमने लिखा प्लस 8 = c। ध्यान दीजिएगा आप a b c की वैल्यू एक साथ एक्सप्रेशन में नहीं लिखिएगा। जो ऑपरेटर इवैल्यूएट होता जा रहा है उनके लिए जो ऑपरेंड चाहिए उनकी वैल्यू आप रखते जाइए। तो इससे मुझे आया 5 + 8 13 एंड इक्वल c। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मेरा प्लस तो हो गया ऑपरेट। सेकंड नंबर पे मुझे ग्रेटर देन साइन ये इवैल्यूएट करना है, तो मैं लिखूंगा x = a की वैल्यू कितनी है 3 ग्रेटर देन 13 इक्वल c। तो अभी तक मैंने वैल्यू रखी है। अब मैं इस ग्रेटर देन को इवैल्यूएट करूंगा। नाउ 3 इज ग्रेटर देन 13, ये तो फॉल्स है, फॉल्स का मतलब 0, तो 0 इक्वल c। अब थर्ड नंबर पे मैं इस इक्वलिटी ऑपरेटर को चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पर c की वैल्यू को पुट करूंगा पहले। 0 इक्वल c की वैल्यू है 6। नाउ 0 क्या 6 के बराबर है, ये तो गलत है, 0 6 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स 0 इक्वल 6 का आंसर आएगा 0। तो मेरा आंसर आया x = इस टोटल का आंसर 0 एंड फाइनली ये 0 x में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का आंसर आया आपका 0 और इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं पर भी a, b और c इनकी वैल्यूज में चेंजेस नहीं आया है, केवल मैंने उनकी वैल्यू को यूज किया है। तो दैट मीन्स फाइनल आंसर होगा x में 0 और a, b, c इनके अंदर 3, 5, 6 ही रहेगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ मेरे पास एक्सप्रेशन है x = x × b + c और मेरे पास ये सभी ऑपरेटर इन्वॉल्व है और मुझे इनिशियल वैल्यूज a, b, c, x की दी गई हैं। मुझे इसमें भी बताना है x और a, b, c की फाइनल वैल्यूज क्या आएंगी जब मैं इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर लूंगा। तो अगर आप इस टेबल से देखें, आपका मल्टीप्लाई जो इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है वो पहले आएगा, फिर प्लस इसकी प्रेसिडेंस आपको दिख रही है 4,
तो ये सेकंड नंबर पे इवैल्यूएट होगा, और जो इक्वल ऑपरेटर है यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है वो आपका लेवल नंबर 14 पे आ रहा है यानी प्लस के बाद आ रहा है, तो इक्वल टू थर्ड नंबर पे इवैल्यूएट होगा। तो मुझे ये रिलेटिवली पता चल गया कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा, देन कौन सा उसके बाद होगा, एंड देन उसके बाद कौन सा होगा। तो यहाँ मैंने ए बी सी एक्स की इनिशियल वैल्यू लिख ली है, और जो भी चेंजेस आएगा वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो इस प्रेसिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई को ऑपरेट करूंगा, देन दूसरे नंबर पे प्लस को इवैल्यूएट करूंगा, एंड फिर जो भी आंसर मेरा इस जगह से आएगा मैं इस पूरे आंसर को असाइन कर दूंगा एक्स के अंदर। दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर उस वैल्यू को एक्स के अंदर डाल देगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर को चेक करते हैं और एक्स और बी की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स और बी की। अब मैं 2 इंटू 5 करूंगा, दैट इज 10 प्लस सी। अब सेकंड नंबर पे प्लस को इवैल्यूएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले सी की वैल्यू रख दी है। अब मैं 10 प्लस 6 करूंगा, दैट इज 16। नाउ मेरा 16 आ गया है। अब मैं 16 को एक्स के अंदर डाल दूंगा, तो यहाँ पर मेरा एक्स के अंदर अब 16 आ गया है, 2 चला गया है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, केवल एक्स की वैल्यू मेरी चेंज हो गई है और वो आंसर आ गया है 16। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले प्रायोरिटी लेवल देखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा बाद में, इस टेबल से। देन उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, जिस भी ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करना है उनके ऑपरेंड्स की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आप उसको इवैल्यूएट करके नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे। और दूसरा ध्यान देना है कि आप एक ही लाइन में सभी ऑपरेंड्स की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। जिस ऑपरेंड को जब चाहिए तब आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को चेंज करके मुझे ये एक्सप्रेशन दी गई होती जहां x मल्टीप्लाई इक्वल टू बी प्लस सी है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करूंगा। तो यही है मेरा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मैंने देखिए ये जो ऑपरेटर यूज किया है, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये मेरा है प्लस ऑपरेटर जो कि ऐड करेगा। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो इस टेबल में अगर हम देखें, हमारा प्लस ऑपरेटर पहले आता है एंड उसके बाद ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में आता है, यानी कि पहले प्लस इवैल्यूएट होगा, देन आपका ये मल्टीप्लाई इक्वल बाद में इवैल्यूएट होगा। तो प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम इसको इवैल्यूएट पहले करते हैं। तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई इक्वल, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और b और c की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 हमने वैल्यू पुट करा। नेक्स्ट लिखते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल और प्लस को 5 प्लस 6 करते हैं 11। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई इक्वल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 11। ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म कर देता है इस वाली लाइन को। तो हम इस एक्सप्रेशन को पूरा खोलेंगे तभी हम इस मल्टीप्लाई इक्वल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये लाइन कह रही है कि आप x की वैल्यू को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो आपने करा x इक्वल टू यहाँ पर 2 रखा इंटू 11, 11 2 जा 22, तो हमारा आंसर आ गया 22। दैट मीन्स x के अंदर अब 2 नहीं है, x के अंदर कितना है 22, और a b c इनकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इनकी वैल्यू 3 5 6 ही रहेंगी। तो आपको जब भी ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आए उसको ऐसे आपको एक्सपेंड कर देना है एंड देन उसके बाद ही आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस मल्टीप्लाई की जगह होता है x प्लस इक्वल टू 11, तो आप क्या करते, तो आप करते x इक्वल टू x प्लस 11, और यहाँ हो जाता है 2 प्लस 11 दैट इज 13, तो x में 13 आ जाता। तो इस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। आप में से कईयों के मन में एक डाउट होगा कि क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई b प्लस सी। दैट मीन्स हम पहले ही इस मल्टीप्लाई इक्वल को खोल दें, यानी x इक्वल टू x मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो आपको ये पूरा दिख रहा था वो आपने यहाँ लिख दिया, और अब आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें। पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें, ये तो हम पहले ही देख करके आ चुके हैं, इस एक्सप्रेशन का आंसर तो 22 नहीं आ रहा था, यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन का आंसर तो 16 आ रहा था। तो यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग हैं। आप पहले ही इस ऑपरेटर को एक्सपेंड नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस ऑपरेटर पहले यूज होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कंपाउंड असाइनमेंट से। ऑल्दो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप ऐसे ही लिख सकते हैं x इक्वल टू x मल्टीप्लाई, लेकिन ये आपको कब लिखना है, जब आपका प्लस ऑपरेटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऑपरेटर अपने आप में है जो कि इस टेबल में एक लोअर लेवल पे आता है प्लस के बाद। तो आप पहले हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को चेक करेंगे, देन उसके बाद इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को चेक करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे ठीक है, इस एक्सप्रेशन का आंसर देखने के लिए मैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वल टू इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को चेक करता हूं। तो इस टेबल में आपने देखा कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड है उसकी प्रेसिडेंस 3 है,
और जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस 14 है। मतलब पहले आपके कौन इवैल्यूएट होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन उसके बाद इक्वल टू। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की जो प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है वो तो 3 है, यानी सेम है। तो इन दोनों में से मैं पहले किसको चेक करूं या पहले किसको इवैल्यूएट करूं? क्योंकि अभी तक के जो भी एग्जाम्पल मैंने देखे थे उनमें ऐसा था कि एक प्रेसिडेंस वाला केवल एक ऑपरेटर होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन में है तो डिवाइड नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो आपका फिर उसके बाद प्लस ही मिल जाएगा या कोई और दूसरा ऑपरेटर मिल जाएगा। लेकिन एक प्रायोरिटी वाले कई सारे मल्टीपल ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में नहीं थे। तो अगर मैं नॉर्मली इवैल्यूएट करूं तो मेरे ये दो आंसर आ सकते हैं कि पहले मैं मल्टीप्लाई को अगर इवैल्यूएट करता हूं तो 10 6 60 एंड 60/4 15, या दूसरा तरीका है कि मैं डिवाइड को इवैल्यूएट कर लूं। तो डिवाइड को इवैल्यूएट करूंगा तो 6/4 मेरा 1 आएगा, क्योंकि इंटीजर ही आंसर आएगा दो इंटीजर को डिवाइड करके, और 10 1 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है? सी में अगर आप चेक करेंगे तो आपका 15 आंसर ठीक आएगा। तो क्वेश्चन तो वही रहा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में से मैं किसको पहले इवैल्यूएट करूं। तो क्या सी में कोई ऐसा रूल है जो कि मुझे बताए कि अगर प्रेसिडेंस वाला रूल मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए सी में एक रूल है, एसोसिएटिविटी। ये रूल मुझे कहता है कि जब भी आपके पास किसी एक्सप्रेशन में एक प्रेसिडेंस के कई सारे ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं तो आपको किस ऑर्डर में उन ऑपरेटर को इवैल्यूएट करना है, वो ये रूल बताता है। तो जैसे इस एक्सप्रेशन में मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ऑपरेटर हैं और इस टेबल में मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर आप देखें एक कॉलम दिख रहा है एसोसिएटिविटी, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, इसके आगे लिखा है लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, आप अपने एक्सप्रेशन में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और जो भी ऑपरेटर आपको पहले दिखेगा उस ऑपरेटर को आप पहले इवैल्यूएट करेंगे। ऐसे ही आपके पास अगर कंडीशनल ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बारी है तो आप क्या करेंगे, आप उस एक्सप्रेशन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और पहले आप उस कंडीशनल ऑपरेटर को चेक करेंगे जो कि राइट में पहले आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट चलूं तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में सबसे पहले मुझे कौन मिला, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करूंगा तो मैं 10 6 60 कर दूंगा एंड देन सेकेंड टाइम मैं डिवाइड को इवैल्यूएट करूंगा तो 60/4 15, और 15 फिर वो एक्स में चला जाएगा। तो इस कारण से सी में मुझे ये 15 आंसर मिलेगा। सो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो ये रूल आपका दो डायरेक्शन में बात करता है, ये कहता है या तो लेफ्ट टू राइट चलो एक्सप्रेशन में या राइट टू लेफ्ट। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए मेरा रूल था लेफ्ट टू राइट चलो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में क्या आंसर आएगा, तो इसमें देखिए अगेन आपके पास इक्वल टू डिवाइड और मल्टीप्लाई है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, इक्वल टू से, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले इवैल्यूएट होंगे फिर इक्वल होगा। अब अगेन ये दोनों एक ही प्रायोरिटी के हैं तो सबसे पहले मैं किसको चेक करूं, तो इसके लिए मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा और लेफ्ट टू राइट आते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले मुझे कौन मिला, डिवाइड मिला, तो मैं यहाँ डिवाइड को इवैल्यूएट पहले करूंगा। तो मुझे आंसर मिलेगा x इक्वल टू 4/15 0। क्यों? क्योंकि 15 0 जा 0 और आपको क्वेश्चन मिला 0, तो 0 अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो मुझे x इक्वल टू मिल जाएगा 0 × 5 0, और फाइनली x में मेरा आंसर आ गया 0। अब इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी एक्सप्रेशन है और मेरे पास मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, डिवाइड और डबल इक्वल, दैट मीन्स इक्वलिटी ऑपरेटर ये इन्वॉल्व है। तो अब मैं इसको कैसे इवैल्यूएट करूंगा, इनिशियली मुझे a की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3 दी गई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेबल में कि मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे क्योंकि प्रेसिडेंस इनकी ज्यादा है। इसके बाद हमारे आएंगे ये ग्रेटर देन, दैट इज ये रिलेशनल ऑपरेटर, देन हमारे ये दोनों ऑपरेटर और ये तीसरा ऑपरेटर ये हो गया। अब हमारे पास देखिए अगर इस टेबल में हमारा डबल इक्वल यानी इक्वलिटी ऑपरेटर आएगा एंड देन उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, इक्वल टू की। दैट मीन्स हमें इस ऑर्डर में इवैल्यूएट करना पड़ेगा इन ऑपरेटर को। सबसे पहले आपका ये होगा, देन उसके बाद ये नीचे वाले होंगे। अब अगेन हमें एसोसिएटिविटी रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और लेफ्ट टू राइट में हमें पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है देन हमको डिवाइड दिख रहा है। तो अगर आप कहें सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करेंगे देन आपको डिवाइड देखना पड़ेगा। तो एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे और सबसे पहले इस डिवीजन ऑपरेटर को चेक करेंगे देन इस डिवीजन ऑपरेटर को। नाउ ये डिवीजन ऑपरेटर मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब इसके बाद हमको किस पे आना है, इस ग्रेटर देन साइन पे, यानी 4th टाइम आपका ये ग्रेटर देन इवैल्यूएट होगा, देन 5th टाइम आपका ये इक्वलिटी ऑपरेटर, देन आपका सबसे लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर चेक होगा। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई के लिए a की वैल्यू रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करता हूँ, मुझे मिलेगा 4 5 जा 20, बाकी एक्सप्रेशन मैंने सेम लिख दिया। अब मैं 7 डिवाइडेड बाय b करूंगा और b की वैल्यू 3 रखूंगा। अब मैं 7 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा और मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 2, क्योंकि दोनों 7 और 3 इंटीजर है तो मेरा क्वेश्चन भी इंटीजर आएगा। अब मैं ये सेकंड डिवीजन ऑपरेटर
इसको इवेल्यूट करूंगा तो 2/6 मेरा कितना आएगा क्वेश्चन 0। अब मैं ग्रेटर देन और डबल इक्वल में से किसको इवेल्यूट करूंगा, पहले ग्रेटर देन को करूंगा, तो 20 ग्रेटर देन 0 ये सही है, तो इसलिए मेरा आंसर आएगा 1। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 30 के बराबर है, ये तो गलत है, 1 30 के बराबर नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। और लास्ट में मैं इस 0 को असाइन कर दूंगा x के अंदर, दैट मीन्स x के अंदर फाइनल आंसर आ गया 0 और इस एक्सप्रेशन का आंसर भी आ गया 0। और a और b की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा, a में 4 ही रहेगा, b में 3 ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इस एक्सप्रेशन में हमको a b c इन सभी वेरिएबल की वैल्यूज हमें दी गई हैं और हमको बोला गया है x की फाइनल वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर मेरे पास बिटवाइज और ग्रेटर देन इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस ये सभी ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं। तो मैं अपने टेबल से पहले क्या करूंगा, इन सभी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक कर लूंगा। तो मैंने टेबल से देख करके ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया है। सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई डिवाइड इवैल्यूट होगा, देन माइनस, देन ग्रेटर देन इक्वल, देन बिटवाइज और सबसे लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इवैल्यूट होगा। तो मैं इस प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट करता रहूंगा और इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालता रहूंगा। आप वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं और अपने आप आंसर निकाल के देखिए इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स में फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा और लेफ्ट टू राइट आते हुए मुझे कौन मिल रहा है, पहले मुझे मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो पहले मैं a मल्टीप्लाई b करूंगा और बाद में मैं c डिवाइडेड बाय d करूंगा, देन उसके बाद ही मैं माइनस पर जाऊंगा। तो मैं यहाँ a और b की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 3 24। अब मैं c और d की वैल्यू पुट करूंगा, अब 2 डिवाइडेड बाय 5 मुझे आएगा 0 क्वोशिएंट। तो अब मेरा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इवैल्यूट हो चुका है, तो अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस, तो मैं यहाँ करूंगा 24 माइनस 0, आंसर आएगा 24। तो अब माइनस के बाद मुझे नेक्स्ट ऑपरेटर दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल मतलब 24 ग्रेटर देन इक्वल टू ई, मुझे ई से कंपेयर करना है, तो मुझे ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब मैं चेक करूंगा क्या 24 6 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, बड़ा तो होता है, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 1, दैट इज ट्रू। तो अब मेरा ये ऑपरेटर खत्म हो गया। अब मुझे बिटवाइज जॉर आया, बिटवाइज जॉर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे f की जो वैल्यू है 12 इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 को लिखूं तो 1 मेरा होता है 0 0 1, और अगर मैं 12 लिखूं तो ये मेरा होता है 8 + 4 12। तो अगर मैं इसको बिटवाइज जॉर करूं, बिटवाइज जॉर आपको पता है कि ये क्या करता है, ये आपका अगर दोनों बिट डिफरेंट होती हैं तो 1 देता है, और अगर दोनों बिट सेम होती हैं 0 0 या 1 1 तो आपको 0 देता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट है तो 1 दूंगा, 0 0 सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1। तो मुझे इस टोटल का आंसर आ गया ये। अब ये अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 4 12, 12 + 1 13। दैट मीन्स 1 बिटवाइज और 12 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 13। दैट मीन्स x का फाइनल आंसर आ गया 13, और a b c d इन सभी वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल x की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर f = -12 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और तब मैंने पूछा है कि x में कितना आएगा, तो आप क्या आंसर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करें और चेक करें कि कितना आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करें और चेक करें आपका कितना आंसर आता है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में केवल यहाँ पर चेंज होगा, जब आप f की वैल्यू रखेंगे तो आप -12 रखेंगे, तो यानी कि आप x = 1 बिटवाइज -12 रखेंगे। अब क्वेश्चन है 1 को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन -12 को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किसी नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो -12 को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 12 को लिखूंगा, यानी +12 को लिखूंगा बाइनरी में। तो +12 होता है 8 + 4 12। नाउ जब भी आपका नेगेटिव नंबर होगा तो आपको क्या करना है, एक बिट साइन के लिए जरूर लगाना है, क्योंकि अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 को। तो 12 आपका मैग्नीट्यूड 8 4 12 दैट इज ओके, लेकिन आप यहाँ पर 0 लगा दें, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए आपका साइन बिट होता है 0। अब इसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। अगर आप ये 0 नहीं लगाएंगे और केवल 1 1 0 0 से आप अपने कंप्यूटेशन को आगे कैरी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो अब मैंने यहाँ पर +12 लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब इसकी बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1 0 0 1 1 एंड देन +1 कर देंगे, तो आपको 1 1 का आंसर मिलेगा 0, देन कैरी, देन 0, देन 1, तो आपको आंसर मिला 1 0 1 0 0। ठीक है, अब ये हो गया -12। तो आपने -12 को लिखा दिस, एंड 1 के लिए आपने सिंपल पॉजिटिव नंबर है तो आपने ये लिखा। अब दोनों का बिटवाइज और करें, तो आपको जहां भी डिफरेंट होगा वहां 1 रख दें। अब अगर आप ये चेक करें
बिटवाइज जोर करने के बाद जो आपको नंबर मिला वो एक्चुअल में नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट बिट है वो आपकी 1 है, और 1 का मतलब होता है जो ये नंबर आया है ये एक्चुअल में नेगेटिव नंबर है। इसके लिए पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि कौन सा नंबर है, इसके लिए अगेन इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आप निकाल देंगे। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके लिए आप पहले इसकी बिट को इन्वर्ट कर दें, तो 0 1 0 1 0 एंड इसमें 1 ऐड कर देंगे। आपको फाइनली ये आंसर मिल गया। अब आप ये चेक करें कि ये क्या है, ये कितना है डेसिमल में, ये है 13। दैट मीन्स 1 जोर -12 का आंसर आपको मिलेगा -13, क्योंकि नेगेटिव नंबर था इसलिए माइनस लगा दिया और मैग्नीट्यूड आपने यहाँ से ले लिया। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि हम किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हुए दो रूल, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, उनको कैसे यूज करते हैं और अपनी एक्सप्रेशन को उन दोनों के द्वारा कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब हम इन्हीं रूल्स को आगे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें, आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो भी एक नहीं कई सारे। तो देखिए आपके पास प्लस इक्वल टू एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आपके पास ये लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, ये भी एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आपको बोला गया कि इस एक्सप्रेशन का आंसर बताओ, और ए बी सी एक्स की इनिशियल वैल्यू आपको दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने कभी ऐसा लिखा एक्स प्लस इक्वल टू ए, तो ये लाइन इक्वलेंट है किसके, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन होती है ये इस वाली लाइन का क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अगर आप इस टेबल में देखें, यहाँ पर आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लेवल नंबर 14 पर है, और आपके पास देखिए प्लस इक्वल भी है, मल्टीप्लाई इक्वल भी है। अब क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर आपके एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तो आपको एसोसिएटिव वाला रूल लगाना पड़ेगा, और ये रूल कहता है कि आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, और जो ऑपरेटर आपको पहले मिलेगा इन दोनों ऑपरेटर में से, प्लस इक्वल और मल्टीप्लाई इक्वल में से, उसको आपको पहले इवैल्यूएट करना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में राइट टू लेफ्ट चलूंगा, और देखिए राइट टू लेफ्ट जाते हुए पहले मुझे लेफ्ट शिफ्ट इक्वल ये पहले मिला, तो मैं इसको पहले इवैल्यूएट करूंगा। देन उसके बाद मैं इस प्लस इक्वल को इवैल्यूएट करूंगा, एंड देन उसके बाद इस थर्ड प्लस इक्वल को इवैल्यूएट करूंगा। अब मैं बी लेफ्ट शिफ्ट सी इसको इवैल्यूएट करने के लिए इसको एक्सपेंड करूंगा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स प्लस इक्वल ए को किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने इस लाइन को ऐसे लिख दिया, बी इक्वल टू बी लेफ्ट शिफ्ट सी। तो अब आपको यहाँ पर बी और सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और जो भी आपका आंसर आएगा वो इस बी में चला जाएगा। अभी बी में 7 है, अभी देखिएगा यहाँ से बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 7 से कुछ और बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू रखी 7, सी की वैल्यू है 3, तो 7 लेफ्ट शिफ्ट 3, इसका क्या मतलब होता है, तो जैसा आपको पता है 7 लेफ्ट शिफ्ट 3 का मतलब है 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये आपका आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, और ये होता है 56। तो डेट मीन्स यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 56, और बाकी सब ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखिएगा जो यहाँ से b इक्वल टू 56 आया, इसका क्या मतलब है, 56 b के अंदर चला जाएगा। तो डेट मीन्स a की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, b की वैल्यू यहाँ पर 56 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू 56 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी आपका पूरा 56 पेस्ट हो जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपने बी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू सी किया तो आप इसको एक्सपेंड करने के बाद आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो जब तक आपका एक फाइनल आंसर ना आ जाए आप इसको ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया था तो आप इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ना अब आपको ये वाला ऑपरेटर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो इसको भी आप एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब मैं इसकी वैल्यू को ऐड करूंगा a प्लस 56। तो a में इनिशियली देखिए क्या रखा था 5, तो 5 प्लस 56 ये हो जाएगा 61। तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू 61, और ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा 61 को a में इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ a में मेरा 61 आ गया, और अब मैं यहाँ लिख दूंगा x प्लस इक्वल टू 61, इस टोटल की जगह 61। नाउ अगेन मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, और मैंने लिख दिया x इक्वल टू x प्लस 61। अब मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा। अभी देखिए x की वैल्यू क्या है इनिशियली 2, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा x इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी प्लस 61, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 61 63। अब ये 63 आपका एट लास्ट x में चला जाएगा, तो फाइनली x में आ गया 63। तो देखिए a की वैल्यू भी चेंज हो गई, b की वैल्यू भी, और x की वैल्यू, लेकिन c की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, c की वैल्यू 3 रखी है। तो ये मेरे फाइनल आंसर हो गए a, b, c और x की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इवैल्यूएट करना है। राइट टू लेफ्ट इनकी एसोसिएटिविटी होती है, और जहां पे आपको थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगाना पड़े तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास किसी एक एक्सप्रेशन में कई बार कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है तो उस एक्सप्रेशन को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे।
तो यहाँ देखिए कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन से बना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 बार ये कंडीशनल ऑपरेटर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो अब हमें यहाँ पर प्रेसिडेंस तो दोनों की सेम ही है, तो एसोसिएटिव रूल लगाना पड़ेगा और एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग कंडीशनल ऑपरेटर की एसोसिएटिव होती है राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स आपको राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन चलना पड़ेगा। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं तो मुझे पहले इस कंडीशनल ऑपरेटर को चेक करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला होगा, फिर मैं इस सेकंड वाले ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूंगा एंड देन लास्ट में इक्वल टू ऑपरेटर के अकॉर्डिंग मैं जो भी आंसर आएगा एक्स में असाइन कर दूंगा। तो जैसा कि आपको पहले इस वाली एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अराउंड ब्रैकेट लगा दें जब आप इवैल्यूएट करें, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो आप अब लिखेंगे x इक्वल टू a क्वेश्चन मार्क b कॉलन। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि c की वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स। अगर ट्रू आई तो आप यहाँ पर जाएंगे और फॉल्स आई तो आप 8 के पास जाएंगे। तो c देखिए कितना है -2, तो पहले तो हम वैल्यू ही पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया -5 कॉलन 8। अब देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब -2 एक ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू है तो मैं आप जाऊंगा -5 के पास। तो मुझे इस टोटल एक्सप्रेशन का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -5। तो मैंने लिखा x इक्वल क्वेश्चन मार्क b कॉलन -5। मेरा पहला ऑपरेटर तो इवैल्यूएट हो गया। अब मैं इस बचे हुए ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूंगा। अब मैं देखूंगा a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू 0 है, 0 मतलब फॉल्स। तो इसका मतलब मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? -5 के पास। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि 0 मतलब फॉल्स है। तो इस टोटल एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? -5। तो मैं -5 लिख दूंगा और x के अंदर फाइनली -5 आ जाएगा। तो देखिए पूरी एक्सप्रेशन में a b की वैल्यू या c की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, केवल x में कितना आ गया है? -5। तो ये मेरे फाइनल आउटपुट हो गए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक्सप्रेशन में कंडीशनल ऑपरेटर को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे इस एग्जांपल की मदद से कि जो ब्रैकेट होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी एक्सप्रेशन में। नाउ फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि 3 नंबर्स का एवरेज निकालिए। तो एवरेज आपको पता है, अगर 3 नंबर का बोला गया तो उनका सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोग्राम दिख रहे हैं एवरेज निकालने के लिए 3 नंबर्स के। अब आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा वाला प्रोग्राम ठीक आंसर देगा। तो यहाँ देखिए 3 वैल्यू दे दी गई है, फ्लोट ए बी सी, और यहाँ पर एवरेज निकाला गया है a प्लस बी सी बाई 3, और यहाँ पर भी सेम किया गया है। लेकिन दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ए बी सी के अराउंड ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट है। तो अगर आप इन सी प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में चला करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा बल्कि डिफरेंट आएगा। यहाँ से एवरेज की वैल्यू अलग दिखेगी और यहाँ से एवरेज की वैल्यू अलग आएगी। और ऐसा क्यों होगा? अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें, जो अभी हमने रूल पढ़े हैं एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। और अब इस एक्सप्रेशन में देखिए आपके पास प्लस भी है और डिवाइड भी है। तो प्लस और डिवाइड में अगर आप टेबल से चेक करेंगे तो सबसे पहले कौन इवैल्यूएट होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा है और ये दोनों प्लस डिवाइड के बाद ही इवैल्यूएट होंगे। तो अगर आपको इसको इवैल्यूएट करना है तो आप लिखेंगे 10.5 और अब आप 3.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलेगा 1.16। अब आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको पता है कि प्लस प्लस जब 2 बार है तो आप टेबल से चेक कर सकते हैं दोनों की एसोसिएटिविटी कहाँ से है? लेफ्ट टू राइट है। तो आप पहले इसको ऐड करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसको इसको ऐड करेंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 32.6। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट यूज हुए हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसके बाद हमारा डिवाइड एक ऑपरेटर है और हमारा प्लस भी एक ऑपरेटर है। तो अगर आप अपने टेबल में जाकर देखें तो यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट आपको ये दिख रहा है, ये ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है किससे? प्लस से, क्योंकि ब्रैकेट आपका लेवल 1 पे आता है और ये 4 पर आता है। उसी तरह से आप डिवाइड को देखें तो डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है। यानी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? पहले हमारा ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा, देन उसके बाद हमारा ये डिवाइड इवैल्यूएट होगा एंड देन उसके बाद हमारा प्लस इवैल्यूएट होगा। तो यानी कि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाले टेबल में। तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आ जाती है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगी। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर आपका डिवाइड पहले इवैल्यूएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट पहले इवैल्यूएट होगा और जिसके कारण आपका जो अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो पहले इवैल्यूएट होगी। तो अंदर क्या लिखा है? प्लस और प्लस। डिवाइड तो यहाँ दिखेगा ही नहीं, डिवाइड बाद में इवैल्यूएट होगा, पहले प्लस प्लस इवैल्यूएट होगा। तो ये एक्सप्रेशन आप मान लीजिए कितनी ही है आपके पास, तो आप इसमें आप एसोसिएटिव रूल लगाएंगे। ये रूल कहता है कि पहले आप इसको ऐड करेंगे, देन
जो भी आंसर आएगा उसको 3.5 से ऐड करेंगे। तो अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज इक्वल टू 34.5। एंड क्योंकि ये दोनों के दोनों इवोल्यूट हो चुके हैं, अब आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप अब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5। तो देखिए यहाँ से एवरेज आ रहा है 11.5 और यहाँ से आ रहा है 32.6, और ये आंसर आपका ठीक है। रियल लाइफ में भी अगर आप 3 नंबर का एवरेज निकालें, इन तीनों नंबर का एवरेज, तो आपको 11.5 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो प्रोग्राम तो आपके दोनों ही चलेंगे, कंपाइलर आपको कोई भी प्रोग्राम में एरर नहीं देगा, लेकिन लॉजिकली यानी रियल लाइफ में आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर 11.5 आना चाहिए, और उसको देने के लिए आपको इन a प्लस b प्लस c को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो ये ब्रैकेट आपका क्या करता है, जो भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपको कुछ समय के लिए बढ़ानी है, मतलब उस एक्सप्रेशन में आपको उनकी प्रेसिडेंस को बढ़ा करके दिखाना है, तो आप उन ऑपरेटर के अराउंड ब्रैकेट लगा दें। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगा वो सबसे पहले इवोल्यूट होगी, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस टेबल में सबसे ज्यादा है। तो हमने ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस को समझ लिया। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करके बताओ और मुझे बताओ कि फाइनली एक्स ए बी सी डी की क्या वैल्यू आएगी, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपने आप आंसर निकाल के देखिए कि इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आएगा। सो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर मैंने इन सभी ऑपरेटर को जो इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हैं उनको लिख दिया है प्रायोरिटी के वाइज टेबल से देख करके। तो देखिए सबसे ऊपर ब्रैकेट है, देन मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास 2 बार ब्रैकेट यूज हुए हैं और आपके 2 बार इक्वल टू ऑपरेटर आए हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, पहले आपको कौन सा रूल लगाना है, प्रेसिडेंस का। देन उसके बाद अगर आपको टाई ब्रेक करना है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से ऑपरेटर को आप पहले इवैल्यूएट करें, अगर प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, तो आपको एसोसिएटिविटी वाला रूल लगाना है। अगर हम यहाँ देखें, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस तो आपकी ब्रैकेट की है, तो ब्रैकेट आपके पहले इवैल्यूएट होंगे। अब 2 ब्रैकेट है, तो आपको टाई ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी। तो अगर आप टेबल में जाकर के देखें, इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक्सप्रेशन में जो भी ब्रैकेट पहले आएगा उसके अंदर की चीज आपको पहले इवैल्यूएट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपको ये ब्रैकेट पहले इवैल्यूएट करना है और ये उसके बाद होगा। जब दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे, यानी कि ये वाली लाइन, यानी ये ब्रैकेट पूरे खत्म हो जाएंगे, तभी आप मल्टीप्लाई के पास जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, तो उस एक्सप्रेशन में भी अगेन आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ c की वैल्यू को 8 से कंपेयर करूं, तो c की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर मैंने सभी की वैल्यू लिख दी है, a b c और सभी x की। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि x में कुछ गार्बेज वैल्यू है। तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले करूंगा c की वैल्यू को 8 से कंपेयर। c की इनिशियल वैल्यू 8 है, 8 इक्वल 8 होता है, तो यानी इस पूरे का आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू मतलब 1 मिलेगा। तो मैंने इस एक्सप्रेशन का आंसर लिख दिया है 1। अब मैं इसके बाद सेकंड ब्रैकेट के पास जाऊंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट तो मेरा खत्म हो गया है। अब मैं इस ब्रैकेट को इवैल्यूएट करूंगा। नाउ इस ब्रैकेट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट की तरफ डाल दो, तो ये मेरा 20 डी में जाएगा। पहले तो ये काम होगा, तो 20 जैसे ही डी में जाएगा तो यहाँ पर डी की वैल्यू 20 बन जाएगी और इस पूरी की जगह 20 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ चुकी है, तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे दोनों ब्रैकेट इवैल्यूएट हो चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई की तरफ आता हूँ। तो अब मेरा इवैल्यूएट होगा b मल्टीप्लाई 1। तो मैं b की वैल्यू रखता हूँ, b की वैल्यू अभी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 होता है 3। अब मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास आया प्लस, तो अब मैं a प्लस 3 करूंगा, तो मैं 7 प्लस 3 करूंगा। 7 प्लस 3 होता है 10। अब मेरा प्लस भी खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लेस देन साइन को इवैल्यूएट करूंगा। तो 4 लेस देन 20 ये ट्रू होता है, यस ये ट्रू होता है, तो ट्रू का आंसर आएगा 1। अब मेरा ऑपरेटर बचा इक्वल और ये बिटवाइज और। इक्वल और बिटवाइज और में अब मेरे को पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा बिटवाइज और। तो बिटवाइज और के लिए मैं 10 और 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 10 और 1 को बिटवाइज और करके मुझे फाइनल आंसर आया 11। तो मेरा आंसर आया x इक्वल टू 11 और फाइनली 11 मेरा x में असाइन हो जाएगा। तो x में गार्बेज हट करके 11 बन जाएगा। तो ये सब मेरी a b c d x की वैल्यू आ गई। a b c नहीं चेंज हुए हैं, d और x की वैल्यू चेंज हो गई है। फाइनली मेरा एक्सप्रेशन का आंसर आ गया है x इक्वल टू 11। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट समझते हैं। अगर हमारा किसी एक्सप्रेशन के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं उस एक्सप्रेशन को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब भी आपके किसी एक्सप्रेशन में हो तो आपको बहुत ध्यान से किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ मुझे एक्सप्रेशन दी गई है x इक्वल टू
प्लस प्लस ए दैट इज प्री इंक्रीमेंट ए, देन माइनस माइनस बी मतलब प्री डिक्रीमेंट बी, और दोनों के आंसर को मुझे ऐड करने को कहा गया है। तो मुझे फाइनली बताना है कि एक्स में क्या आएगा, ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा। तो जैसा आपको पता है प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि ए की वैल्यू को एक से बढ़ा दो और ए में अपडेट कर दो। ए में अपडेट कर दो मतलब मेमोरी में ए की वैल्यू को अब चेंज कर दो। ऐसे ही अगर माइनस माइनस ए है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस वन, एक से घटा दो। तो अगर आप इस टेबल में देखें, आपका जो प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट यानी जो यूनरी ऑपरेटर है वो आपका इस लेवल पे आते हैं, और उसके बाद जो आपका ये एडिशन ऑपरेटर है ये उसके बाद लेवल में आता है, यानी कि इस एडिशन ऑपरेटर की, इस अरिथमेटिक ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो कम है इस यूनरी ऑपरेटर से। और फिर आपका जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वो आपका लास्ट में आता है। तो दैट मीन्स आपकी जो प्रेसिडेंस लेवल हो गया वो आपका हो गया, पहले प्लस प्लस और माइनस माइनस आएंगे, देन आपका ये प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन इक्वल टू आएगा। और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों आपके एक साथ हैं और दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अब आपको टाई ब्रेक करने के लिए आपको एसोसिएटिविटी रूल लगाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको राइट टू लेफ्ट चलना है इन केस ऑफ यूनरी ऑपरेटर। तो आप इससे इधर की तरफ चलेंगे और आपको देखिए पहले क्या मिला, माइनस माइनस, तो आप पहले माइनस माइनस बी को कंप्यूट करेंगे और उसके बाद प्लस प्लस ए को करेंगे एंड देन उसके बाद इस प्लस को करेंगे। तो मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा और बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस ए देन प्लस बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना मतलब आप बी इक्वल टू बी माइनस ए लिख दीजिए, बी इक्वल टू बी माइनस ए। आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे खूब तो आपको ये ज़्यादा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। तो अब लिख सकते हैं आप b की वैल्यू को 1 से घटाएंगे तो b की वैल्यू 6 थी, अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 1 5, तो यानी b इक्वल टू 5 आ गया। अब ये 5 की वैल्यू b में चली जाएगी, इस पूरे की जगह आपका आंसर आ गया 5 और b के अंदर 5 आ गया। तो मेरा ये माइनस माइनस इवैल्यूट हो चुका है। अब मैं प्लस प्लस करूंगा, तो प्लस प्लस ए का मतलब भी वही होता है कि a की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए को a इक्वल टू ए प्लस ए, फिर मैंने a प्लस 1 किया यानी 5 प्लस 1 किया, तो यहाँ हो गया 6 और ये 6 मेरा a के अंदर चला गया। तो अब देखिए जब 6 a के अंदर गया तो यहाँ 6 भी आ गया और मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 6 चेंज कर दूंगा। तो मेरा अब हो गया 6 प्लस 5 यानी कि ये वाला प्लस, तो 6 प्लस 5 हो गया 11 और फाइनली 11 वैल्यू चली जाएगी x के अंदर। तो मेरा फाइनल आंसर आया a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 11। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए a के साथ आपको पोस्ट इंक्रीमेंट दिया गया है। तो अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो आपके पास सेम ऑपरेटर है तो आप पहले जैसे ही इवैल्यूएट करेंगे आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे और जो पहले आपको प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट जैसा भी आपको यूनरी ऑपरेटर मिलेगा आप उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए मैंने सेम प्रोसेस से b का आंसर निकाला और b में 5 आ गया, मैंने यहाँ 5 पेस्ट कर दिया और b की वैल्यू को यहाँ पर डिक्रीमेंट भी कर दिया। अब मैं उसी तरह से a की वैल्यू को चेंज करूंगा। नो अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको a प्लस प्लस लिखा है यानी पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब भी आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो आपको वो ऑपरेशन बाद में करना है, यानी वो ऑपरेटर बाद में अप्लाई करना है। पहले a की जो भी अभी करंट वैल्यू है उसको आपको आगे यूज कर लेना है। मतलब इसका क्या है, आप a की करंट वैल्यू क्या है 5, तो आप क्या करेंगे, आप 5 को लेकर के a की करंट वैल्यू को लेकर के उसको आगे यूज कर लेंगे, आप प्लस कर लेंगे इस वाले 5 के साथ। अब आपको मिल जाएगा 5 प्लस 5 10। तो ये आंसर x के अंदर चला जाएगा। लेकिन अब जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आपसे अब कोई पूछे कि a की वैल्यू बताओ तो आप क्या करेंगे, इस प्लस प्लस को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या थी 5, अब a की वैल्यू आपको मिलेगी 6। कहने का मतलब है इस लाइन के बाद अगर आपको प्रिंट आउट करके बोला जाए कि a की वैल्यू बताओ तो आपको 6 बताएंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन में a की पुरानी वैल्यू यानी 5 ही यूज होगी। आप a को इंक्रीमेंट करके 6 नहीं लिखेंगे। ये कब होगा, जब आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। सेम उसी तरह से अगर आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है तो आप पुरानी वैल्यू यूज कर लेंगे, बाद में उसको घटा करके फाइनल वैल्यू आप बताएंगे कि a की ये वैल्यू हो जाएगी। तो मैं आपको ये प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम एक्सप्रेशन लिख दिया है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, सेम एक्सप्रेशन और x की वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके बताया है। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 10 मिल रही है। अब मैं अगर a और b दोनों की वैल्यू भी प्रिंट करा के दिखाऊं तो ये सेम आंसर आ रहा है हमारा जो हमने डिस्कस किया था। x की वैल्यू 10 ही आ रही है, b की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब वो इंक्रीमेंट हुई है लेकिन वो एक्सप्रेशन में यूज नहीं हुई है, तभी हमारा आंसर x का 10 आ रहा है। और b की वैल्यू तो क्योंकि हमने डिक्रीमेंट करी है, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है, तो वो हमारा 5 आ रहा है। अब आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ लिया।
अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आएगा, जहां पर a की वैल्यू 5 है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर एक्चुअल में कंपाइलर डिपेंडेंट आता है। मतलब एक कंपाइलर आपको कुछ आंसर देगा, दूसरा कंपाइलर आपको डिफरेंट आंसर देगा। और ये कब होता है? जब भी आपके प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुए हों और आपका जो वेरिएबल है वो कई बार उस एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, मतलब सेम वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ है। तो होता क्या है, आपका जैसे ए में इनिशियली 5 है, प्लस प्लस माइनस माइनस में आपको राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। तो कुछ कंपाइलर क्या करेंगे, वो करेंगे x इक्वल टू माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ पर 6 नहीं रखेंगे, वो यहाँ पर 5 रख देंगे। और वो फिर क्या करते हैं, फिर वो इस वाले पर आते हैं। यहाँ पर वो क्या करेंगे, ए की वैल्यू को घटा देंगे। ए की वैल्यू को घटा करके उनको मिल जाएगा 4, ठीक है। लेकिन वो यहाँ 4 नहीं रखेंगे, यहाँ वो पुरानी वैल्यू ही रखते रहेंगे और मेमोरी में वो 4 करते रहेंगे। फिर वो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 कर देंगे, दैट मीन्स 5 5 जा 25, ठीक है। यानी कि पुरानी वैल्यू जो थी उन्हीं को ही वो यूज करते रहेंगे अपनी एक्सप्रेशन में, लेकिन मेमोरी में अपडेट करते रहेंगे। तो x की वैल्यू वो 25 दिखा देंगे, और कोई आपसे पूछे a की वैल्यू क्या है, तो आपको प्रिंट होकर के 4 आ जाएगा। लेकिन उसी तरह से दूसरा कोई कंपाइलर होगा, वो कुछ और करेगा। वो क्या कहेगा, a की वैल्यू को मैं 6 कर रहा हूँ, तो वो यहाँ 6 रख देंगे। उसी तरह से a की वैल्यू को घटाएंगे, तो घटा करके कुछ अपडेट भी कर देंगे। तो ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है कंपाइलर पे इस वाले एग्जाम्पल में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। जैसे गेट एग्जाम है आपका, उसमें भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इन सब का आंसर कंपाइलर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो में इस प्रोग्राम को चलाऊं तो मुझे आंसर यही मिलेगा 25 4। लेकिन अगेन श्योरिटी नहीं है कि दूसरा कंपाइलर कुछ और भी आंसर दे सकता है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पर आपके ए और बी दोनों अलग अलग वेरिएबल है, मतलब सेम तरह के वेरिएबल नहीं है। तब तो आपका आंसर परफेक्ट है कि एक ही तरह का आंसर आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन में कैसे काम करता है। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, आपको प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है सब, और आपको ए बी एक्स वाई की फाइनल वैल्यू बतानी है। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और एक बार खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कि इन सब की क्या फाइनल वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दी है, और मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, और उसमें भी पहले इस ए पे सॉल्व करूंगा, देन मल्टीप्लाई करूंगा, देन प्लस करूंगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, तो मैं इस 2 की वैल्यू को ऐड कर दूंगा 1 में, और यहाँ 3 हो जाएगा, और मैं यहाँ पर भी 3 कर दूंगा। अब मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दूंगा। पहले 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6, और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। और ऐसे सॉल्व करके मेरे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई 50। तो मैं इस x की वैल्यू को यहाँ अपडेट भी कर देता हूँ, x में 50। अब मैं सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस प्लस को, एंड देन उसके बाद दूसरे ऑपरेटर को। तो देखिए, b आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स b की पहले ओल्ड वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, आप b को अपडेट नहीं करेंगे। तो b की ओल्ड वैल्यू कितनी है, 3। अब आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई एक्स कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है 50, जो कि हम इस एक्सप्रेशन से चेक करके आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू 50 हो चुकी थी। तो 3 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा 150। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ 150 लिख देता हूँ। अब मैं 150 में -5 ऐड कर दूंगा, वो मेरा हो जाएगा 145। अब 145 प्लस ए हो जाएगा, तो 145 प्लस ए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 हो चुकी थी मेरी पिछली एक्सप्रेशन में, तो 145 प्लस 3 हो जाएगा 148। एंड फाइनली मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1480। तो y की वैल्यू 1480 हो गई। और मेरा कहीं पर भी देखिए, अभी तक b अपडेट नहीं हुआ है। b अपडेट कहाँ होगा, जब मैं इस एक्सप्रेशन में b की वैल्यू को यूज करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू अब हो जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ये बच गया था ये पोस्ट इंक्रीमेंट, वो यहाँ यूज हो जाएगा। x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 1480। तो हम इसको सी प्रोग्राम में एक बार चला करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ सेम प्रोग्राम लिख दिया है, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 1480। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मुझे प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करना है, उसके बाद एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करना है, ताकि मैं टाई को ब्रेक कर सकूं, ऑपरेटर की टाई को ब्रेक कर सकूं। और एसोसिएटिविटी मुझे देखनी है किस ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, शॉर्ट सर्किटिंग। ये कंसेप्ट सी में कैसे काम करता है और इसका ऑपरेटर से क्या रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।